नमस्कार, यार से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 580 भाग 2। आज हमारे साथ एक बार फिर हम बलवंत सिंह जी पूनिया, गाँव है पूनिया का बास बीद सर। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, ये तो वीडियो यार से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ इसलिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पे हमारे लिखित नहीं होगा। ये बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करके हटाएंगे नहीं। तो जो पहला जो साक्षात्कार था और आपने देखा पारिवारिक और जो इनके विचार थे, लेकिन उसी में से कुछ सवाल छांट कर निकाले मैंने। तो पहला है कि आपने बताया कि राजनीति में रुचि नहीं है ना। तो पहले तो बताया कि इच्छुक क्यों नहीं थे आप, रुचि क्यों नहीं थी आपकी राजनीति में? देखो सर, ये कुछ निर्णय है ना, वो समाज मन के न चाहते हुए भी समाज के कहने से, हम सामाजिक प्राणी हैं, गांव के लोगों के कहने से या परिस्थिति बस लेने पड़ते हैं। जैसे श्री राम जी युवा पद नहीं चाहते थे, इच्छुक नहीं थे, भरत जी भी नहीं थे, फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा। तो मेरे पास भी ऐसी बात हुई। मैंने उनसे ये कहा जब आए लोग कि देखो साहब, मैं न तो प्रचार करने जाऊंगा, न पंपलेट भी छपाऊंगा, सिर्फ मेरा वोट दे के आऊँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। मेरे सिद्धांतों के खिलाफ हुआ कर तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। मैं मेरा वोट देने गया था सिर्फ, और उन्होंने मेरे को 84 वोटों से जिताया भी। तो आपकी रुचि नहीं थी, फिर भी आप जो है वार्ड पंच का चुनाव लड़े। हाँ। और आपके सामने जो है वो प्रतिभागी, वो भी जो प्रभावशाली थे। हाँ। और मैं इच्छुक, जो आपने पूछा क्यों नहीं हूँ, मैं इच्छुक इसलिए नहीं हूँ कि वर्तमान में है ना, चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। और पैसा आप जानते हो कहाँ से आता है? जो है नीति से काम करें, जो अपराधिक करें। आज जो देखो जितने हैं ना, चौराहे हैं, गोचर भूमि है, सरकार की अच्छी अच्छी ज़मीनें हैं और हैं, इन पर क्यों है? क्योंकि पैदा संरक्षण मिलता है उनको, राजनेताओं का संरक्षण रहता है, और उनको भी चुनाव लड़ने के लिए अनाप शनाप धन चाहिए। जो उनके समर्थक होते हैं उनका भी परिवार कैसे चले? तो देखो, मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर वो संरक्षण उन ऐसे आदमियों को देना पड़ता है। मेरा स्वभाव क्या है कि मेरा बच्चा है ना, वो भी अगर अनीति करे, कोई गलत काम करे और उसको फांसी होती हो, तो मैं ये कहूँगा कि भाई जो रीजनेबल है वो करो। यदि ये फांसी का हकदार है तो फांसी दो, मैं उसका नहीं करूँगा। तो वो मेरे सामने बड़ी दिक्कत है कि भाई आज के राजनीति में उनको संरक्षण तो देना ही पड़ता है। नहीं देते हैं अपराधी तो वो शाम पहले कह देंगे क्यों बड़े नेता बन रहे हो क्या, सर्वज्ञ का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये इस विचार से सबसे मुख्य कारण तो ये है कि मैं मेरा नैतिक पतन नहीं करना चाहता। तो आपके नज़र में सबका नैतिक पतन थोड़ी हो जाता राजनीति में आने से? होता तो नहीं, पर साहब संरक्षण देना पड़ता है ना। तो किसी के मवाद में चोरी करते हैं मान लो, अब जैसे अपराधी होता है उनके तो प्रीत होती नहीं, और उनको संरक्षण दोगे तो किसी के मवाद में चोरी होगी तो वो दोस्त तो मेरे पर ही है ना। और वैसे पैसे रही बात पैसे की, तो पैसे तो क्या है कि सारे तो अवैध रूप से नहीं कमाते हैं। सारे नहीं, बट चुनाव में बहुत लगता है मालिक। और जो ईमानदार आदमी होता है ना, ज़्यादा पैसा उससे वही काम आता है। हाँ, वो ईमानदार आदमी के पास कहाँ से आते हैं? सरकार तौर पर सीमा भी बहुत न्यून है, लेकिन खर्च बहुत होता है ना। हाँ, बहुत। अच्छा, ये अगला सवाल ये है कि आजकल प्रशासन जो है गांव की तरफ अभियान वापस चालू हुआ है ना, पहले भी था ना, ठीक है, काफ़ी सालों पहले। तो इसके क्या है कि सफलता का पैमाने तय लगता है कि कुछ इसके फ़ायदा होता है, या जैसे कि लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, या खाना पूर्ति हो रही है? मेरा तो देखो विचार ये है अब कि पूरी बात तो हमारे गांव पंचायतों में प्रशासन का ये लग जाएगा ना, इसके बाद में बताऊंगा कितना लाभ। पर पहले मैं ये बता दूं कि वर्तमान में सरकार है ना, वो मध्यम श्रेणी है, गरीब हैं, एसआई हैं, पैसे वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, हर वर्ग के लिए खूब तरह की योजनाएं लोन संबंधी हैं,
आपके मजदूरी जैसे नरेगा संबंधी काम है, और वृद्धावस्था पेंशन है, आपका खाद्य सुरक्षा है, उन बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं जिन स्तर उठाने के लिए केंद्र भी चला रखा है, राज्य सरकार भी चला रखा है। परंतु धरातल में है ना ये काम होता नहीं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, मेरे गांव में मैं करीब अभी 2 साल को होने को आ गए ये पंचायत का गठन हुए, तो मैं गांव का जो मेन वार्ड है 5 नंबर उससे हूँ पंच। अच्छा। मैं शुरू से काफ़ी चेष्टा किया नरेगा काम चलाने का। ठीक है। मेरे गांव में एक भी नरेगा का काम नहीं चला। मैं दूसरा एक भी मैं कई योग्य हैं खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ा सका, एक को भी बीपीएल में नहीं जुड़ा सका। अच्छा। हाँ। और ये हमारा क्या था पहले, जो ये चौधरी होते थे ना, इनको मुखिया। हाँ मुखिया होते थे ना, इनको गोचर भूमि छोड़ने का, गांव बसाने का बड़ा शौक होता था। तो हमारे गांव का चौधरी गांव बसाने की इच्छा की दूसरा तो कुछ लोगों ने विरोध किया चौधरियों ने, तो वो दरबार के सीकर थे कल्याण सिंह जी, उनके पास पहुंच गया और कहा कि मैं आपके नाम से गांव बसाना चाहता हूं। तो उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। अब पहले गोचर भूमियाँ खूब होती थी, ये गांव गोचर भूमि के पश्चिम में है, और वो गांव 5-7 तो जाट परिवार के घर एक हरिजनों का लाकर 5-7 गांव के उसे गोचर भूमि के पूर्व में गांव बसा दिया, कल्याणपुरा नाम रख दिया। और ये गांव है ना पूनियावास, ये भी कल्याणपुरा के रेन्यू विलेज में आ गया, ये अलग रेन्यू विलेज नहीं हुआ। अब उस कल्याणपुरा ने अपने पास में वो शमशान भूमि बना लिया और पूनियावास अपने यहाँ बनाए रखा था पास में। तो अब 93-94 में मैंने रेन्यू विलेज अलग बनाने के लिए कागज जो प्रक्रिया होती है ना सरकार की, वो मैंने पूरी चेष्टा की और उसमें ये रेन्यू विलेज बन गया। तो उसमें जो शमशान भूमियाँ थी ना, वो पूनियावास की इसमें आ जानी चाहिए थे, दर्ज हो जानी चाहिए थी, नहीं दर्ज की, दोनों कल्याणपुर में रख दी। अब वो आरोप मेरे पर लगा कि तुमने दोनों शमशान भूमियाँ कल्याणपुरा में दे दी। तो मैं अब भी कहते हैं देखो लोगों को पूछ लेना चाहिए, इसमें मेरे को खूब वो होता है, मैं अरेस्ट करते हैं। तो मैंने फिर पिछला ये पंचायत गठन हुआ ना, इससे पहले पंचायत थी, उसमें भी चेष्टा किया, उससे पहले भी किया था, प्रस्ताव भिजवाया था। इससे पहले पंचायत है ना, पंचायत के थ्रू प्रस्ताव भिजवाया कि ये दुरुस्त होनी चाहिए। अभी भी मैं जब से पंच बने हैं ना, तब से देखो और भी लोग चेष्टा कर रहे हैं। मेरे वार्ड के जो पूनियावास का वार्ड पंच है, वो भी, मैं भी, तो पंचायत के थ्रू कई बार प्रस्ताव भिजवा दिया, परंतु अभी तक वो, और जितनी प्रक्रिया है ना, आजकल कानून बहुत टेढ़ा हो गया, तो वो सारी प्रक्रिया फिर भी अभी तक वो नहीं कटा। अब हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें देखो गर्मियों में है ना बड़ा परेशानी होती है, टेंट सेट हो जाए, कोई खाई खुज जाए, पेड़ लग जाए, कोई और है ना सुविधा जैसे आपका नरेगा का काम चल जाए, नहीं तो कोई कौन है जो जलाने से तो कौन रोकता है। तो इसलिए हम चेष्टा कर रहे हैं। तो इस तरह के काम भी, ये कैंप लगेगा, हम विचार करते हैं कि भाई इस तरह के तो काम दुरुस्त होंगे। और भी देखो आपका है ना बहुत, जैसे अब जैसे पट्टा है, पट्टे की सरकार काफ़ी जोर लगा रही है। हालांकि देखो पट्टे पर कोई सरकार सुविधा देती है ना, जब तो फायदा है, अरे नहीं सुविधा नहीं देती है तो देखो गवर्नमेंट के तो आय है उससे, पर आदमी के तो क्या है, कब्जा तो वैसे ही देखो चकले की ज़मीन है, खेत की ज़मीन है, उसमें कौन निकालता। आजकल तो गोचर भूमियाँ ही 5-5, 10-10 बीघा रुकी हुई हैं, अवैध कब्जे हैं, न चौराहे हैं, न आपके चौक हैं, न और हैं, तो उनमें से तो कौन निकालता है। तो हाँ, तो इनमें तो मतलब कोई सुविधा पट्टों जैसे देती है सरकार, लोन है और सुविधा देती है, तो ये भी फायदा है। तो और भी जैसे मैं बताऊँ आपको, गवर्नमेंट कई चीज़ों पर सब्सिडी देती है ना,
मेरे वार्ड का मैंने चेष्टा किया, मोतीराम नाम है उसका, 2000 में उसने फावड़ा खरीदा था और वो ऑनलाइन करवा दिया तुरंत। अभी वो मेरे बात हुई थी कल परसों भी, बोले हो जाएगा, मतलब सब्सिडी 1.5 साल हो गया, मिलेगा ज़रूर, मिल जाएगा आश्वासन। तो इतना ये छोटे मोटे काम है ना, ये आजकल लंबा बहुत तो तुरंत मिल जाए। अभी मैं वृद्धावस्था पेंशन बनाया था, वो हरियाणा में है ना, कोई सेठ की नौकरी करता, 1-2 दिन की छुट्टी उसको मुश्किल से मिलती है। तो उसके जाके साथ में वो एक्सीडेंट हो गया था, तो वैसे भी उसकी वो चली गई थी, याददाश्त थी। तो मैं उसके वो आया ना 1-2 दिन, तो मैंने उसका फार्म, मित्र वाले फार्म निकलवाया, फिर वो नोटरी वाले से करवाया, फिर पटवारी से करवाया, और फिर सरपंच से करवाया, फिर मास्टर से करवाया, फिर ऑनलाइन करवाया, फिर उसको तहसील में जमा करवाया। मैंने अभी कल पता लगाया, तो बोले भाई आधार कार्ड और दो, हम पता लगा के बताते हैं। 1.5 महीने पहले की बात है। तो ये प्रक्रिया भी लंबी भी हो गई, इतना जल्दी नहीं होगा, तो कैंपों में हो सकता है ये चीज़ें हैं ना, इनकी बहुत ही कुछ है ना सुविधा मिल जाए। अब वो कितनी मिल पाती है या वो एक अलग बात है, बाकी है ठीक है योजना। और जैसे आपको मैं बताऊँ एक चीज़ बहुत बड़ी, कि आज बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुकदमेबाजी। और मुकदमेबाजी किस पर होता है? रास्तों पर। रास्ते पेड़ों से भी आधी रोडें ढकी हुई हैं, और बंटवारे का भी है। और आजकल तो पवित्र रास्ता था ना बहन और भाइयों का, वो भी इससे बिगड़ गया, क्योंकि बहन है ना, भाइयों में बनती नहीं रही। एक भाई है, बहन है ना, भाई के पक्ष में होकर उसके नाम जमीन करवा के और चली जाती हैं। तो ये इस तरह का होता है, मान लीजिए आपके रास्तों का, या कोई नामांतरण भाइयों में सल्टावा होता है, वो होता है। तो ये तो फायदे तो देखो वो समय वक्त से तो ठीक है, लोन संबंधी है, बहुत से लोगों को जानकारी है। अब कितना मिल पाता है ये मैं नहीं कहता, बाकी है अच्छी है, समस्याएं हैं। तो समझ गया कि ये तो क्या कि जो अधिकारी हैं उन पर निर्भर करता है, और जो मामला उस पर निर्भर करता है। हाँ, एक कितना जनसहयोग पर और निर्भर करता है। बाद में आ जाना आप कैंप में बता दूंगा आपको। तो ये बताएं कि राजा जो है एक मतलब कि मुखिया जो होता है ना, जो नेतृत्व करता है देश का या कस्बे का, समाज का, जो भी है, तो उसके क्या गुणधर्म और क्या नीतियाँ होनी चाहिए? देखो उसका धर्म तो ये है, 2 बातें हैं इसमें। रामायण शास्त्र की बात करूंगा मैं। राक्षस किनको माना है उन्होंने? जो जुआरी हैं, अपराधी हैं, जो अनीति से काम करते हैं, डाकू हैं, चोरी हैं, बलात्कारी हैं, उनको उन्होंने माना है शास्त्र में जी। तो उनमें ये लिखा है कि उनकी एक भी न चले, वो राजा का धर्म है। क्यों उनकी चलेगी? तो जो ये संसार का आधार क्या है? तप है। तप ही आधार है। तो तपस्वी कौन होते हैं? संत सज्जन, ये तपस्वी होते हैं जिस पर ये संसार मर्यादा कायम होती है। उनके परेशानी आएगी, उनको सताएंगे, धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए सब राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्यायप्रिय, धर्म की रक्षा करना, मतलब संजन संत जो तपस्वी हैं उनकी रक्षा करना और दुष्टों की नहीं चले, ये तो है धर्म। अब आती है बात नीति की। नीति में राजा की 3 तरह की बातें होनी चाहिए राजा। अच्छा। एक बात तो ये होनी चाहिए कि खाद्यान्न और धन के भंडार, खाद्यान्न का संग्रह हो, ताकि विपत्ति आए ना उस समय राष्ट्र की परेशानी नहीं हो, धन के भंडार। एक बात। दूसरा ये होना चाहिए कि उसके मित्र वफादार होने चाहिए, पड़ोसी, चाहे कमजोर हो वफादार, ताकतवर हो, ताकि एक तो उसके टेंशन नहीं रहेगा, अपने देश के विकास में ज़्यादा देगा सुरक्षा, और दूसरा वो मौके पर काम आएंगे। अब अपन ये नहीं होना चाहिए पीठ में छुरा बखोड़ने वाला, पीठ से या ऊपर से मधुर रख, नीचे से जड़ काटे। इसमें मतलब क्या है कि वो समय पर अपने दुख से उसका दुख
बड़ा समझिए, वो ऐसा सच्चा इस मामले में तो हम सौभाग्यशाली मित्र, हाँ मित्र होने चाहिए। हाँ, और तीसरा क्या होना चाहिए, सेना मजबूत होनी चाहिए, सीमा, ताकि कोई आंख नहीं उठा सके, सेना मजबूत हो। ये 3 नीतियां तो हैं ही हैं। फिर गरीब है, ऐसाइयों की सेवा है, ये तो लंबा विषय हो जाएगा, खूब है। हाँ, ज़्यादा। अच्छा, तो आपने बताया, तो उसमें ये बताएं कि आपके ही जैसे पूनिया है ना, हाँ, तो आपके एक नेता हैं बड़े सतीश पूनिया। हमारे नहीं, हमारे कोई, हाँ पूछो आप। हाँ हाँ हाँ, मैंने उनको कहा था योग्य व्यक्ति है, यही बात पूछना चाह रहे हो ना? तो उस पर क्या बताना? हाँ, देखो मैंने उनको योग्य इसलिए माना है कि 3 बातें मैं देखी। पहले तो आजकल फेसबुक मेरा लॉक हो गया, और धार्मिक रामायण वो वीडियो डालता था, वो भी सोच लिया कोई देखता था, नहीं डालता। 3 बातें मैंने उन्हें उस समय सुनता था, देखी। अच्छा। एक तो ये देखी कि देखो हर चीज़, पार्टी हो, घर हो, मनमुटाव हो जाता है, तो पार्टी में कोई इस तरह का मनमुटाव होता भी है ना, तो वो जहाँ तक हो उसको सुलझाने की चेष्टा की है। ठीक। और सुलझता नहीं दिखा तो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। एक बात। दूसरा, उनका मैंने जो देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना, करना भी चाहिए। तो जब भी वो विपक्ष की भूमिका, मौका, कोई ऐसी बात लगती है ना, भाई यहाँ मेरे को विपक्ष में विरोध करना चाहिए, वहाँ विरोध वो बहुत ही रीजनेबल और सार्थक पूर्वक विरोध करते हैं, अपनी भूमिका अच्छी बातें हैं। उससे मेरे को ये लगा कि ये व्यक्ति किसी धर्म, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, सबके लिए ठीक है, मैं उसके वक्त इससे लगा। देखो, तीसरा मेरे को ये लगा, आजकल क्या है कि दूरा पॉलिसी बहुत है, पार्टियां सिद्धांत रहे नहीं। जैसे आप हो ना, इसीलिए तो सर्वे सही नहीं हो पाता। आप मान लीजिए कई पार्टी में हो, मैं खे पार्टी में हूँ, मेरे और आपके बन रही है, आप भी मुख्यमंत्री या कि उस पर दावेदार हो, 4 और है, 5 आदमी हो। अच्छा, 5 का आपका सर्वे होगा, मेरी और आपसे पड़ती है, तो मेरे जो समर्थक है ना, वो आपको वोट कर जाएंगे। मतलब बड़ा वो है, कुटिल है, सियासी ढंग है। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं करते कि भाई मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति को मैं नीचा दिखाऊं या उसका दूसरे आदमी को खड़ा करके कमज़ोर करूं, या और है, इस तरह का राजनीति वो नहीं करते। मेरे को योग्य व्यक्ति आपसे मिले कभी? बहुत ही योग्य। ना मिलना नहीं, ना मैं जानता भी नहीं किसी। पहले तो देखो, मेरे जब पेपर निकालता था ना मैं, उस समय तो कोई से पेपर निकालने के माध्यम से, कोई को किताब देने के हिसाब से, किसी को सुझाव भेजने के माध्यम से मेरी जानकारी थी। जैसे कर्नल सोनाराम जी से भी थी, शीशराम जी से थी, सुमित्रा सिंह जी भी थी, राजा राम जी से भी थी, विजय पूनिया जी से भी थी, और आपका हनुमान बेनीवाल से भी थी, और परशुराम जी मोरदिया से, कईयों से थी। बाकी अब 2-4 साल जो उस समय भी न मैं किसी से रुपया लाया, न मेरा व्यक्तिगत काम करवाया, न किसी का करवाया। क्यों? वो मेरे वो होता नहीं, थोड़ा स्वाभिमान नेचर या किसी का वो ऐसा होता नहीं है, तो मैं कोई काम नहीं किया। अब 2 वर्ष से किसी के पास जाता भी नहीं हूँ, और कोई मेरा वो है भी नहीं। हाँ, उस समय ही किसी न किसी मार्फत मेरी जानकारी जरूर थी। अच्छा, तो आपने बताया कि जो राज धर्म है ना, राजनीति, उसके बारे में कुछ बताए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारा राजस्थान का ले लें मुख्यमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री, कितना तो राज धर्म का पालन कर रहे हैं, कैसे इनकी राजनीति है, देखो, और आपको इनके विकल्प के तौर पर कौन कौन नज़र आते हैं, बताएं। देखो, जो तीनों में ये बताया ना, और चौथा बताया, ये मोदी जी देखो चेष्टा भी कर रहे हैं, और वह भी फ़ायदा हुआ, मित्र भी बनाए हैं। पाकिस्तान को भी मित्र बनाने के लिए वे ईमानदारी से गए थे वहाँ।
अब कोई भाई नुगरा निकल जाए नहीं माने तो उसका तो कोई बात नहीं। बाकी इनकी नीति है ना, मित्र बनाने की वजह से है, खाद्यान्न धन भंडार की दृष्टि से वजह से, सेना मजबूत करने की वजह से, गरीब ऐसाइयों की मतलब नीतियाँ तो मैं कोई कपट नहीं है मेरे विचार में। अब लेते हो और व्यक्ति तो मेरे को तो देखो ये, हालांकि मैं कर्म नहीं बता रहा था, बाकी 5-6 आदमी ज़्यादा बेटर लगते हैं। वैसे तो सभी अच्छे हैं, मेरे का क्या व्यक्तिगत लाइफ है। नरेंद्र जी मोदी हैं, आपके वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, और आपके मध्य प्रदेश के हैं देखो शिवराज सिंह चौहान हैं, और मनमोहन सिंह जी भी ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आदमी मेरे को ठीक है। तो मनमोहन सिंह दोबारा आ जाएंगे आपको लगता है? ये संभाल है, अभी उम्र हो गई ना ना ना। अच्छा, राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर है मेरे को लगता है, एक तो सतीश जी पूनिया, हेमाराम चौधरी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, और एक सचिन जी पायलट, और एक देखो खाद्य मंत्री थे वो आजकल नहीं है, मीणा लगाते थे कि नाम देखो मैं भूल गया उनका, सीताराम क्या नाम था, अच्छा आदमी है वो, खाद्य मंत्री कैसे कुछ थे, और वो हाँ उसका आता था। आजकल तो वसुंधरा जी के बारे में क्या ख्याल है? देखो मेरा एक स्वभाव है साहब, पहले तो मेरे को बहुत ही, और पहला कार्यकाल तो बहुत अच्छा था, इसके बाद मेरे को मान लो अच्छे आदमी होते हैं उनसे भी गड़बड़ तो हो ही जाता है, नहीं क्या हुआ या न हो, मेरे में को मेरा एक स्वभाव है कि अच्छा ही लगती है ना उसकी तो मैं कह देता हूँ, और पसंद नहीं होता है ना उसकी, न तो मैं बुराई करता हूँ न अच्छा ही करता हूँ, मतलब वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। तो ये गहलोत जी वाला ये मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखो मेरे को जो पसंद होता है ना उसके तो कह देता हूँ, और कोई पसंद नहीं होगा। एक सवाल ये और पूछ लेते हैं कि आपने बताया कि जो धर्म और नीति बताई आपने राजा की, और मान लीजिए आपने कहा कि अंदर में अच्छा काम चल रहा है और यहाँ भी परिवर्तन, तो आपको आने वाले 20 सालों में क्या लगता है इसमें कहाँ पाएंगे हम अपनी राजनीति को? खड्डे में जा रही है कि नए आयाम छू रही है? राजनीति तो देखो ऐसा है साहब कि ये कलयुग है, और मैं अब थोड़ी सी बात आपको इतने में ही समझ लेना। अब कल्याण की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, कर्तव्य कर्म, राजनीति, इस लोक परलोक, सारी बातों के लिए कर्तव्य और है। मैंने श्री रामचंद्र मानस शुरू किया था, कोई नहीं देखता। अच्छा। तो वो लोगों को इस तरह का माहौल हो गया, पापाचार बढ़ गया, पापाचार नष्ट करने के लिए बहुत मतलब संजीवनी है वो, गंगा मानो आप। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अब है ना 24 के बाद में दोबारा सत्याग्रह उन्नति जरूर होगी, पर एक बार ये धर्म है ना इसका लोप हो गया, इसलिए कोई शक्ति होके और इस फोड़े को, पापाचार को, जो जिसकी रचना से हम रचना की है वो फोड़ेगा, वो फोड़ेगा। मेरे आपको लगता है कि शक्ति का अवतार हो गया कि होने वाला है? हो गया कि होने वाला है? होगा मेरे हिसाब से। अप्रैल 23 आएगा ना, उसमें मैंने आपको पहले भी कहा है, बताया था। 12 कोस तक कोई नहीं मिलेगा, 100 कोस की दूरी पर बताया था। और तो वे उस फोड़े को पापाचार वाले, इसका मतलब ये फोड़े के बाद में दोबारा उन्नति। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली संत होने, इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली हमसे 100 कोस दूर है, ठीक है? तो या तो दिल्ली वाले यहाँ आ जाएं या हम दिल्ली चले जाएं, तो एक तो बच जाएगा। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने तो ये कहा था कि मतलब कोई 100 कोस पर को मतलब कोई आदमी मिल जाएगा और वो आपस में मिलेंगे ना तो एकदम गले मिलेंगे, और है ऐसा कुछ है। आप नौलगढ़ जाना कभी और पुराने आदमियों से लेना, और मैंने आपको पुस्तक भी दिया था मस्तराम जी का, तो उनमें नाम भी दे रखे हैं, आप पूछना, आप खूब कन्फर्म हो जाएंगे कि भाई ठीक कह रहा है।
चलो ठीक है, आपने हाँ, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। फिर भी अगर कोई और बिंदु उपजते हैं तो फिर हाजिर हो जाएंगे, क्यों? हाँ, वो जाना धार्मिक विषय में नहीं, कोई आप बात नहीं। कोई हो ना, तो आत्मा की उन्नति सबसे बड़ी है। ये मन है ना, ये तो दुष्ट है, साड़ा चंचल है। तो आपने वो टिका रखा आत्मा मन को, आपने तो टिका तो लिया। आत्मा के विकास के समय में कोई वो राम है तो वो, या और भी कोई बात मेरे लायक बताने वाली बात। चलो ठीक है फिर, है? हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत जय राम जी। आपको जय राम जी सर।